तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ोकिंग वो जो दोनों बंदे थे उनको ठिकाने लगा देता है। नहीं मतलब एक को लगाता है और काम इतना क्लीनली करता है ना कि जो एक मास्टर आए रहते हैं, सेवन सीन्स ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं या जो भी, काफ़ी प्रभावित होते हैं कि यार ये बंदा, इसके अंदर एक अलग क्षमता है। अब आगे तो फिलहाल अगर चंद्र महीने से अगर आप महीना देखते हो तो तीसरा महीना था, तो समय धीरे धीरे ना गर्म होने लगा था, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। अब कोई बंदा अगर फॉरबिडन रीजन से आ रहा है तो वहाँ पे तो धूप ही नहीं होती, तो उनके लिए तो फिर ये नॉर्मल था। और ज़ोकिंग अपना कभी कभी बाहर निकलता है, कुछ कुत्ते इसके पीछे लगते हैं, फिर ये उन्हें भगा देता, आगे बढ़ता है, एक मिडिल रिंग के कैबिन में पहुंचता है और अब ये वेट करता है ना दूसरे बंदे का, क्योंकि एक को तो निपटा चुका था, और पेशेंटली बाहर वेट करता कि वो बंदा अपने कमरे में था, कैबिन में था। इधर पीछे वो जो ओल्ड मैन रहते हैं ना, वो भी बोलते हैं यार ये बंदा ना वुल्फ पप, ये किलिंग स्प्रे पे निकला। अपने देखना पड़ेगा जब ये फॉरबिडन रीजन में जाएगा आसपास की, तो वहां पर कैसा परफॉर्म करता है। 1 घंटा इस दौरान निकल जाता है, ज़ोकिंग अब यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जाने से पहले पहले आसपास गोल गोल घूम के देख लेता है कि मैटर सब क्लियर तो है। और उसे जानता था, देखो बंजारे आते रहते जाते रहते, इसने क्रूएलॉक्स को भी मारा था, अब ये इस वाले बंदे को भी मारा था, जो हॉर्स 4 या जो भी बोल लो उसको। और उसके दिमाग में यही था कि फैट माउंटेन को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका साथी है। सीधा सीधा ये था, अगर किसी को परख लियो, पहचान लियो कि दुश्मन है, तो उसको पनपने मत दो, निपटा दो। अब इसने जिस बंदे को मारा था हॉर्स 4 को ना, तो उसके बहुत सारे सामान थे इसके पास, 70 स्पिरिचुअल कॉइन्स भी थे, तो ज़ोकिंग की अच्छी खासी यहाँ पर कमाई हो चुकी थी। और देखता है इस बंदे के पास भी जो वो मेडिसिन मिले थे ना, वो सेम थे, यानी दुकान वाले ने सही बोला था कि हमारे पास ऐसे ही क्वालिटी के रहते हैं। और अब इतना समझ करके एक पे लिए खा लेता है, और अंदर में थोड़ा एक वार्मथ ऑरा फील करता है, क्योंकि देखो बॉडी में वो कोल्ड ऑरा इकट्ठा हो रही है। और उसके लेफ्ट हैंड में जो निशान थे ना म्यूटेशंस के, उनकी तरफ देख, और देखता है कि दोनों जो मार्क थे ना पहले से थोड़े हल्के हो जाते और उतना पेन नहीं दे रहे थे। दूसरा पिल लेते, दूसरे पिल के बाद ना पूरा दर्द ही मानो उसका खत्म हो जाता है, और उसके बाद अपने कल्टीवेशन में लग जाता है। अगले दिन की सुबह अब उठता है, सुबह तो देखता है कि सर्जेंट थंडर अपने कैबिन में थे, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। और ज़ोकिंग इन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता है, मेन गेट खोलता है और बाहर निकल जाता है जहां उसको जाना था। बाहर में थोड़ा फॉग भी था, और एक दुकान की तरफ देखता है, थोड़ी ठंड तो इसको भी लग रही थी ना, तो सोचता है कि आज नए कपड़े खरीद लेता हूँ। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो इसको और अच्छा था, क्योंकि इसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं था। और जो बंदा था दुकान वाला, वो अपनी सेल्स गर्ल से कहता है कि अंदर में कुछ कपड़े पड़े होंगे जो कि मतलब किसी ने बनवाया था, लेकिन वो पहन के नहीं गए, 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो उसे बेच देते। लड़की भी पूछती अगर वो आ गए लेने तो फिर क्या करेंगे, बट ये भी बोलता है यार वो लोग फॉरबिडन रीजन में जाते रहते हैं ऑर्डर देके, बहुत सारे वापस भी नहीं आते, मतलब मर जाते हैं, तो इतना मत सोचो। अब ज़ोकिंग को उसमें से एक ओवरकोट पसंद आ जाता है, जिसे ये ले लेता है, काफी खुश था। अब इसका ध्यान था कि फैट माउंटेन को ढूंढना और उसको निपटाना है, लेकिन जब ये निकलता है ना, तो थोड़ा बहुत हलचल हो रही थी एक डायरेक्शन में, कुछ घोड़े वोड़े भी दिखाई देते। अब मतलब वो जो घोड़ा गाड़ी होता है, अंदर कुछ लोग बैठे रहते हैं, और स्पिरिचुअल ऑरा भी ये फील करता, इतना तो समझ जाता है ये जो भी लोग हैं इंपॉर्टेंट लोग होंगे। फैट माउंटेन भी इन भीड़ में से था, जो कि इन घोड़ा गाड़ी की तरफ देख रहा था। ज़ोकिंग देखता है, फिर अपना ध्यान हटा लेता है, और आज के दिन भी ज़ोकिंग इसको निपटा नहीं पाता है, क्योंकि भीड़ अच्छी खासी थी और फैट माउंटेन भी इधर उधर ही घूमते रह जाता है। लेकिन था तो ये बहुत सब्र वाला बंदा, ओवरकोट पहने पहने मेडिटेशन करता है और वैसे ही सो जाता है। अगले दिन फिर से ये निकलता है और तलाश में तो फैट माउंटेन को निपटाने की। उधर हमें ऊपर में कहीं बैठे हुए मास्टर 7 को दिखाया जाता, जो कि अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। घोड़ा गाड़ी की तरफ देखते, फिर उनका ध्यान ज़ोकिंग की तरफ जाता है, और अपने सेवक से पूछते कि तुमने फिर ग्रैंड मास्टर भाई को इनविटेशन भेजा? तो ये बंदा बताता है कि हाँ भेजा तो था, लेकिन उनका जवाब ये आया था कि वो बीमार है। ये सुन करके बंदा बोलते हैं वो खुद डॉक्टर है। लेकिन इस दौरान इनकी नजर जाती है ज़ोकिंग पे, अरे ये उस बच्चे ने तो कल अच्छे कपड़े पहने थे, आज फिर से इसने पुराना कपड़ा क्यों पहन लिया? और ज़ोकिंग फिर से फैट माउंटेन के पीछे लग जाता है। रात का समय हो चुका था, ज़ोकिंग वेट कर रहा था कि फैट माउंटेन अपने कैबिन में आएगा उसको निपटाना, पर तभी ये देखता ना आउटर रिंग की तरफ घूम रहा था, तो इसे डाउट होता है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया। ज़ोकिंग थोड़ा ध्यान देता और देखता है आसपास कि कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, और फाइनली एक जगह जाके छिप जाता है। इस दौरान फैट माउंटेन आता है और बोलता है मुझे पता है तुम मुझे कल फॉलो कर रहे थे, तो सामने आ जाओ, ये जगह ऐसा है कि तुम या मैं, जो भी मतलब ऐसा बोलता है कि बॉडीज़ को छिपा दो, नहीं तो मैं अगली बार अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँ। ठीक है सर्जेंट थंडर तुम्हारे पीछे खड़े हैं, लेकिन हम भी स्क्वाड ब्लड शैडो के हैं, हमारे पास अपने तरीके हैं। ज़ोकिंग समझ जाता और वो बाहर आ जाता, और फैट माउंटेन कहता है मुझे पता है हॉर्स 4 को कोई सीक्रेट जॉब नहीं मिला था, तुमने ही मारा होगा उसे, लगता है मैंने तुम्हें कम में आंक लिया। और फिर ये कहता है वैसे भी मैं हॉर्स 4 को पसंद नहीं करता, आज नहीं तो कल मैं ही खुद उसे मार देता, तो मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके पास कुछ अच्छी चीज़ें थी जो कि तुम्हारे पास जा चुकी है, मुझे वो चाहिए। और इस बंदे का ध्यान ज़ोकिंग के जो कमर पर उसका वो लटका हुआ था सैक, इसमें मतलब आप सामान मन रखते हो, उसकी तरफ ये देखता है एक लालच भरी नज़रों के साथ। और उसका जो पावर था ना, थोड़ा शायद से सेकंड लेवल से ऊपर जा रहा था कि कंडेंसेशन की, तो काफ़ी तेज़ी से ये ज़ोकिंग की तरफ बढ़ता है, कह सकते हो 3rd लेवल पे जा चुका था। लेकिन ज़ोकिंग को भी अपने स्पीड और स्ट्रेंथ पर भरोसा था। फैट माउंटेन पर अटैक करता है, लेकिन ये उसे
ब्लॉक तो नहीं बोलूंगा मैं, साइड हट जाता है, मतलब इसके मूवमेंट इतने फास्ट थे। और उसके बाद ये काउंटर करता है, एक मुक्का मारता। अभी तक ज़ोकिंग ने कभी भी ना अपना फुल स्ट्रेंथ एक बैटल में यूज नहीं किया था, या बोल सकते उसको जरूरत नहीं पड़ी थी। और ज़ोकिंग का आप किलिंग इंटेंट पड़ता है, और ज़ोकिंग का ये जो पंच था ना, सीधा लगता है फैट माउंटेन के पंच पे। और जब दोनों का अटैक टकराते हैं ना, तो जो एक ऑरा फ्लो करती है, उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी का फ्लो रहता है, एक्सटर्नल एनर्जी का फ्लो रहता है ना, उस बंदे का थोड़ा हिल जाता है। इवन उसके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, ये सब जो भी चीज़ें, वो भी थोड़े डैमेज हो जाते हैं, और उसके होठ से खून आने लगता है। ज़ोकिंग इस दौरान अपना आयरन का सरिया भी निकाल चुका था, और सीधा उसके खोपड़ी की तरफ पड़ता है। लेकिन फैट माउंटेन भी काफ़ी विशियस बंदा था। उसके कान से कुछ ब्लैक लाइट वाली ऑरा निकलती, जो कि बोल सकते हैं ना केचुए के समान, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ज़ोकिंग उन पर अटैक करता अपने डैगर से। उसके पास एक छोटा जो वाला तलवार था, ये आधा आधा काट देता, लेकिन फिर भी उनमें से एक ना इसके चेहरे के 7 इंच के करीब पहुंच जाता। ज़ोकिंग का किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता, पीछे हटता है। इस दौरान फैट माउंटेन खुद को संभाल लेता है, फिर थोड़ा मुंह फुलाता और फिर पॉइजन गैस बाहर फेंकता है, जो कि ज़ोकिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन उसके बाद फैट माउंटेन का जो चेहरा था ना, थोड़ा सफेद पड़ जाता, पहले से कम मोटा भी दिख रहा था, और काफी डर भी रहा था, और इसके अंदर एक नफरत की भावना भी जग रही थी। जितना इसने सोचा था, ज़ोकिंग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता। तो इससे लगा था यार कि मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं 3rd लेवल पे हूँ की कंडेंसेशन के, और खास करके इसका पॉइजन गैस वो ट्रम्प कार्ड था। इस दौरान कुछ एक चीज और ये निकालता है, लेकिन संकोच कर रहा था उसे इस्तेमाल करने में। लेकिन वो जो गैस इसने फेंका था आगे की तरफ, ज़ोकिंग मानो उसके आर पार निकला था और आगे बढ़ता है इसकी तरफ बहुत तेजी से। फैट माउंटेन को लगता है ना कोई फ्लैश जैसा मूव कर, ये जो उसके पास वो टुकड़ा था एम्बर जैसा, उससे ये फाड़ने को देख, लेकिन ये स्लो था। तक इसके खोपड़ी में आकर के लोहे का सरिया गड़ चुका था, इसकी खोपड़ी फूट जाती है। अब मैं आगे क्या ही बताऊँ, थोड़े समय में ही मर जाता है। ज़ोकिंग लाश को ठिकाने लगाने, उसको गलाने में बहुत माहिर बंदा था। उसके बाद ये इसके बैगों को भी ले लेता है। जैसे ही ना, मतलब पहले इसके जब ये बॉडी को सांप के जहर से गलाता था या जो भी करता था, करने जा रहा था, उसके हाथ में मतलब इस फैट माउंटेन की वो कुछ देख और इसे रख लेता है और लाश पूरी गला देता है। मतलब खून धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, खत्म। उधर अंधकार में से मास्टर सेवेंथ और उनके सेवक को दिखाया जाता है, जो कि देख रहे थे ज़ोकिंग को चाहते हैं। पूरा इन्होंने ना बैटल ऑब्जर्व किया। एक चीज समझ में आया था कि ओ, अब मैं समझा, ये बच्चा नहीं चाहता था कि इसके नए कपड़े पर खून के निशान लगे। गरीबी में रह के ना ये काफी ट्रॉमा झेला है, नए कपड़े को अपने खराब नहीं करना चाहता। सेवक भी बोलता है वाह। मास्टर सेवेंथ क्योंकि सुबह से वो चीज़ के बारे में सोच रहे थे ना कि इसने कल नया कपड़ा खरीदा, जैकेट भी खरीदा, जो भी मतलब, और आज फिर से पुराने क्यों पहन लिए थे, जिसका जवाब इन्हें अब मिल चुका था। तो ज़ोकिंग अपने कमरे में पहुंच चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत खांसने की आवाज़ आ रही थी इसकी, तो कंट्रोल कर रहा था खुद को कि ज़्यादा खांसे ना, आवाज़ बाहर तक न जाए। इसके जो लंग्स भी थे ना, फेफड़े, वो भी चल रहे थे, और चेहरा थोड़ा सफ़ेद हो गया। बाहर से थोड़ा खुद को सेट करके आता है, ब्रीथिंग व्रीथिंग करके, फिर अंदर घुसता है, और जैसे अपने कमरे में घुस जाता है ना, फिर खांसता है, थोड़ा ब्लैक ब्लड भी बाहर आता है, और उसके बाद ये कल्टीवेशन में बैठ जाता है। समय निकलता है, और कुछ समय बाद फिर ये आंखें खोलता है और कहता भी है क्या पावरफुल जहर था। तो देखो ये फॉर्मेशन जो उसका पॉइजन का एक फॉर्मेशन था, जिसको ये चीर के सीधा आगे निकला तो उसको मारा था, तो कहीं ना कहीं पॉइजन की बॉडी में एंटर तो कर ही गया था। और अगर ये ज़्यादा रुकता उस समय, तो फिर फैट माउंटेन अपर हैंड ले सकता था बैटल में। उस बंदे की एक ही गलती थी फैट माउंटेन की, कि उसने कम में आंका था ज़ोकिंग को, और इसका कैलकुलेशन ये भी था कहीं ना कहीं कि ये जो इसके अंदर में वो जो क्रिस्टल है वो नलीफाई कर सकता है पॉइजन को, और वैसा हुआ था। नहीं तो इसकी इंजरी आप सोच लो, वो जो जहर तो बहुत तगड़ा था। लेकिन अब ये सोचता है कि कुछ तो बात है यार, क्योंकि फैट माउंटेन इसको मारना चाहता था, क्योंकि हॉर्स फोर के पास कुछ तो ऐसा था जैसे कि वो चाहता था। फिर से ना ये हॉर्स फोर का जो सामान था उसको निकालता है, खंगालने लगता है, सभी चीजों को देखता है, इसको लगता है सब तो नॉर्मल है। आखिरी में इसकी नजर एक लोहे के टुकड़े पे जाता है, इसे लगता है कि कुछ सामान बनाने का मटेरियल है क्या ये। अब उसके बाद फैट माउंटेन के सामान को ये देखता है, उसके पास कुछ वो पिल्स वगैरह नहीं थे जो व्हाइट बोलूसेस कहा जाता, लेकिन उसके पास स्पिरिचुअल कॉइन्स काफी ज्यादा थे, पॉइजनस गैस वगैरह भी थे। उसके बाद उसके पास वो जो एम्बर था ना, वो टुकड़ा आधा, तो उसको ध्यान से देख और सोचता है कि इसे वो क्रश करने को देख रहा था मरने से पहले, कुछ तो खास होगा इसमें, और ज्यादा इसको कुछ पता नहीं था तो उसको बस रख लेता और कल्टीवेशन में लग जाता। और जब से इसका कल्टीवेशन बढ़ रहा था ना, तो इसे अब बस 2 घंटे सोने पड़ रहे थे, फिर ये फुली रिकवर हो जाता था। तो ज्यादा टाइम ये कल्टीवेशन में दे पा रहा, और बीच में क्या ये फैट माउंटेन वगैरह का पीछा कर रहा था, तो अपना समय गंवा रहा था। लेकिन अब वैसी चीजें भी नहीं थी। इस दौरान मतलब सर्जेंट थंडर से बुला कुकिंग बाहर आते, जहाँ पर उन्होंने खाना वाना बनाया था, टेबल वेबल पे लगा दिया था, और इस बार अच्छे खासे लगाए थे उन्होंने सेट्स, चेयर वगैरह लगाए थे। मतलब ज़ोकिंग समझ जाता है इनके जो साथी लोग हैं वो आने वाले हैं। सर्जन थंडर से बात करते कि अब तुम सेटल वेटल तो हो गए। ज़ोकिंग भी जवाब देता है कि हाँ। अब ज़ोकिंग का पेट ना गुड़गुड़ा रहा था, सर्जन थंडर अपने लगते थोड़ा सा और वेट कर लो, बस आ ही रहे। तो सामने से ना इसको एक बंदा परली काफी स्टर्डी बॉडी दिखती है, क्रूएल एक्स से भी मस्कुलर बॉडी थी और ज्यादा ही तगड़े थे। और बंदे ने एक कैप्टन अमेरिका जैसा ना एक शील्ड भी लिया हुआ था, लेकिन भाई का स्टील का था, क्योंकि भाई अपना थोड़ा गरीब है, और पीछे ही टांगा था जैसा कि अमेरिका को मैंने सिखाया था टांगना। और एक वुल्फ का टूथ था कुछ तो, जो कि ज़ोकिंग से बड़ा था।
जोकिंग को लगता मानो किसी म्यूटेंट बेस्ट के सामने खड़ा हो। और फिर ये बंदा बोलता बॉस मैं आ गया, सर्जेंट थंडर की तरफ देख करके। और ये बंदा बिल्कुल भी ना मतलब जोकिंग की तरफ देखता भी नहीं है। सर्जेंट थंडर फिलहाल कुछ नहीं है। और फिलहाल ये बंदा जो आया था ना बस खाने की तरफ देख रहा था। जोकिंग इतना तो समझ रहा था जब इस बंदे ने शील्ड को भी रखा था या वो वुल्फ का टूथ जो भी था ना, तो भी अच्छी खासी आवाज आई थी। मतलब दोनों चीजें काफी भारी होंगी, इसके वजन से तो ज्यादा ही थी, इतना तो समझ गया था। इस दौरान थोड़े ही समय में 2 और लोग एंटर कर, एक मैन और एक वुमेन। बंदा जो था यंग था, धनुष वनुष लेके था, चेहरे पर कुछ जख्म के निशान भी थे। निशान मतलब जख्म तो भर चुके थे, स्कार्स बोल सकते हो। वुमेन जो थी अपने 30s में थी, दिखने में ठीक ठाक थी। सर्जेंट थंडर को ये लोग भी ग्रीट करते। इस दौरान ये जो धनुष बाण वाला बंदा था ना जोकिंग की तरफ देखता है, और लड़की भी जो वुमेन थी वो भी हंसती है कि बॉस आप एक जॉब के लिए गए और एक बच्चे को पकड़ के लाया। मुझे नहीं पता था आप दिल से इतने दयालु हो, इसलिए तो आपने हमें यहाँ बुलाया है क्या, कि आपको इस बच्चे से प्यार है। बंदा कहता है परली बॉडी वाला था, अरे इसकी तो एज भी नहीं है अभी उतनी। जोकिंग फिलहाल कुछ नहीं बोलता, बस देख रहा। इतना तो समझ रहा था ये तीनों जो आए अभी काफी तगड़े थे, फैट माउंटेन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। खास करके धनुष बाण वाला बंदा काफी पतला था, पतला इन द सेंस बहुत पतला नहीं था लेकिन तगड़ा था, मानो जोकिंग को फील कर सकता था। सर्जेंट थंडर जोकिंग की तरफ देखते हैं और बर्ली मैन की तरफ देख कर कहते हैं इसको हम सैवेज घोस्ट कह के बुलाते हैं, और ये जो है ना बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पे पहुंच चुका है। और बाकियों के बारे में भी फिर ये इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे एक था बंदा जो ग्रेसफुल रैप्टर उसको कह के बुलाते हैं, वो की कंडेंसेशन के 3rd लेवल पे है, वो जो बंदी है और वो जानवरों से बात कर सकती है। जो धनुष बाण वाला बंदा था वो की कंडेंसेशन के 4th लेवल के पीक पर था। और उसके बाद ये जोकिंग का परिचय इन लोगों से कराते हैं कि ये बंदा भी बॉडी रिफाइनमेंट के 2nd लेवल पे पहुंच चुका है। और फिर ये बोलते हैं अब खाना खाते हैं। और फिर ये बोलते देखो मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ पर क्योंकि कुछ मैटर भी डिस्कस करने हैं, मिशन रिवॉर्ड वगैरह के बारे में, कुछ पिल्स वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत सी चीजें थी। खास करके एक डस्ट पर्जिंग पिल्स का करके इन्होंने नाम लिया था, जो कि जो व्हाइट बॉलूसेस होते हैं ना उनसे भी अच्छे होते हैं, तो हम उस हिडन लैंड में जा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। सभी हाँ में सही लगा। जोकिंग तो पहली बार नाम सुनता है ये जो पिल का नाम लिया था इन्होंने डस्ट पर्जिंग, लेकिन इतना समझ गया कि व्हाइट बॉलूसेस से अच्छे होते हैं। और फिर ये बोलते ठीक है अब तुम लोग मान गए हो तो ये बच्चा भी हमारे साथ चलेगा। सैवेज घोस्ट कहता है ये बंदा। क्रूसीफिक्स भी थोड़ा ऐसा देखता है कि 2nd लेवल ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट बहुत कमजोर नहीं हो जाएगा, ये हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा, सही नहीं होगा। सर्जेंट थंडर कहते हैं सभी को तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करना ही पड़ता है। जोकिंग कहता है मैं कर सकता हूँ। तो क्रूसीफिक्स जो था ये फिर आगे कुछ नहीं कहता है। अब जोकिंग भी अपना खाना वाना शुरू कर देता है। फिलहाल इनका मतलब खाना वाना हो जाता है, सोने होने चले जाते हैं। फिर अगले दिन की सुबह होती है। सर्जेंट उसके बाद अपनी टीम को लेकर निकलने लगते। जितने भी बंजारे थे इनके ग्रुप की तरफ देखते हैं। अब जोकिंग क्योंकि पूरा दिन आया नहीं था यहाँ पे, तो उसको भी पता नहीं था चल क्या रहा है। तो ये जो ग्रेसफुल रैप्टर करके ये जो बंदी थी ना, वो बोलती मैंने सुना कि कोई कारवां आया हुआ है वॉयलेट लैंड से लास्ट नाइट, उनके साथ कोई फेमस फिजिशियन भी है, उन्होंने कुछ वो जो ओल्ड बूढ़ा है उसके जख्म भी सही कर दिए, तो सभी लोग ट्रीटमेंट के पीछे लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। सैवेज घोस्ट कहता है हाँ वो काफी पैसा बना रहा है, लेकिन सभी लोग काफी मतलब अटेंटिव हो जाते, ध्यान से देखने लगते। बस क्रूसीफिक्स और सर्जेंट थंडर एकदम शांत रहते। इनके आगे में एक और स्क्वाड खड़ी थी बंजारों की, जिनमें 7 से 8 मेंबर थे, मैन और वुमेन। काफी ब्रूटल दिख रहे थे दिखने से। सामने एक बंदा था ओल्ड मैन, सर्जेंट थंडर के जैसा ही दिखता था, मतलब उनके जैसी हो रहा थी। और ये डिस्कस कर रहा था कि जाओ फैट माउंटेन और हॉर्स फोर को ढूंढ के लाओ। क्या कर रहे हैं वो लोग, इतना लेट कैसे हुआ। ये था बेसिकली स्क्वाड ब्लड शैडो, और वो जो ओल्ड मैन थे इस ग्रुप के कैप्टन थे। अब वो जो ओल्ड मैन था ना, कोई कुत्ता उत्ता खा रहा था, जो कि बेसिकली जो बंदी थी ग्रेसफुल रैप्टर जोकिंग की टीम की, वो उसका था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब इस दौरान ना जो ये स्क्वाड ब्लड शैडो की टीम थी, इनका नजर पड़ता है सर्जेंट थंडर की टीम पर। और वो जो ओल्ड मैन था ना, इस रंजीव चाटता है ग्रेसफुल रैप्टर की तरफ देखकर और कहता है ये तुम्हारा कुत्ता था ना, इससे तुमने बड़ा किया था ना, अच्छा टेस्ट है, तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा, मैं ये सोच रहा था। अभी जो बंदी थी ग्रेसफुल रैप्टर से और गुस्सा आता है, और वो लेकिन बदला तो ले नहीं सकती थी, डायरेक्ट सर्जेंट थंडर की तरफ देखती है। सर्जेंट थंडर अभी भी नॉर्मल थे और कहते हैं क्रूसीफिक्स। अब क्रूसीफिक्स तुरंत क्या करता है, अपना धनुष बाण निकालता, आसमान की तरफ मारता है और सीधा तीर जाके लगता है एक बाज पे, जो कि खून फेंक देता है। इसके बाद ना ये जो ब्लड शैडो टीम का एक बंदा था, वो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो खून की उल्टी करने लगता है, क्योंकि खुद वो जो हॉक था, बाज था, उसका था। और प्रॉब्लम क्या था ना कि ये जो बाज था उसके स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड था, बीस्ट और ह्यूमन का कनेक्शन होता है ना, तो इसलिए इसकी ऑरा कमजोर पड़ जाती। तो बाकी ये जो ब्लड शैडो टीम के लोग थे ना, काफी गुस्से से और किलिंग इंटेंट के साथ देखते, लेकिन उनका कैप्टन समझाता है शांति से रहो। अब ये जो इनका कैप्टन था सर्जेंट थंडर की तरफ देखता, सर्जेंट थंडर भी उसकी आंखों में देख, और फिर सर्जेंट थंडर कहते चलो चलते, और यहाँ से आगे निकल जाते। और जोकिंग ना जाते जैसे कंची मार के देखता है कि वो लोग अभी भी फैट माउंटेन और हॉर्स फोर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कभी आएंगे नहीं। और फिलहाल ये लोग बेस कैंप से निकल जाते। जोकिंग को पता था कि वो जो फॉरबिडन रीजन है ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन जाने में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि थोड़ा पहाड़ वाड़ चढ़ के जाना था और धीरे धीरे सूर्यास्त का समय हो रहा था।
सूर्यास्त भी नहीं बोल सकते, दोपहर के 2-3 ही बोल दो ज़्यादा, क्योंकि अभी भी सूर्य चमक रहे थे ठीक ठाक। लेकिन सामने में जो जंगल दिखता है ना वो पूरा अलग ही दिखता है, के ऊपर में बादल उदल दिख रहे थे, बिजलियाँ कड़क रही थी। सोचो फॉरबिडन रीजन एकदम ही अलग दिख रहा था दूर से ही, और ये लोग जहाँ पर थे नॉर्मल रीजन में वो एकदम अलग। फॉरबिडन रीजन जो था काफ़ी रहस्यमय था। और देखता है ना इनकी जो स्क्वाड थी अब टेंस हो रही थी थोड़ी, ये भी टेंशन फील करता है क्योंकि वैसे ही लोकेशन पे जा रहा है जैसा लोकेशन पे ये कभी फंसा हुआ था, और वो कोल्ड ऑरा फिर से फील करता। थोड़े समय में ये उस रीजन में एंटर कर चुके थे, और जब कोल्ड ऑरा फील करता है तो समझ जाता है कि उस रीजन में आ चुके हैं, और कस के अपने सैया को पकड़ लेते। अब ये जहाँ पर था ना पहले वहाँ पर बिल्डिंग गिरी थी, लेकिन ये जगह वृक्ष वगैरह अलग ही ऐसे सड़े हुए थे, पत्तियां सड़ी हुई। स्क्वाड थंडरबोल्ट धीरे धीरे आगे बढ़ती, क्योंकि इन्हें मानो कुछ रास्ता पता भी था। जोकिंग इनके साथ चल रहा। एक अलग चीज़ ये नोटिस करता है कि हर समय सर्जेंट थंडर आगे नहीं रहते थे। कभी सैवेज घोस्ट लीड करता था टीम को, कभी ग्रेसफुल रैप्टर, तो कभी वो जो क्रूसीफिक्स करके बंदा था। कुछ गुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब उनको पता थी बहुत सारी चीज़ें। कुछ जहरीले कीड़े आते थे तो ये लोग फिर अटैक भी कर देते थे, निपटा भी देते थे। 2 घंटा बिना बात किए आगे बढ़ते रहते, एक जगह जाके फिर रेस्ट लेते। और वहाँ जहाँ रुक रहे थे ना, ये बंदी क्या करती है कि कुछ तो पाउडर निकालती है, छिड़क देती है ज़मीन पे, तो बहुत सारे केचुए कीड़े जो भी थे जहरीले अपने आप बाहर आते और मरने लगते। और फाइनली यहाँ का जो जगह था, ज़मीन जो थी वो शांत हो जाती। और इस दौरान सर्जेंट थंडर पूछते हैं जोकिंग से, क्या तुम्हें पूरा रास्ता समझ में आ गया अभी तक जितना हम आए हैं? जोकिंग हाँ में सर हिलाता है। सर्जेंट थंडर बताते हैं इसको, देखो जहाँ पर भी तुमने देखा था ना पत्ते उत्ते झड़े हुए थे, हम उस एरिया को अवॉइड करते, मतलब उधर से नहीं जाते। और हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ से जानवर भी नहीं गुजरते। जानवर नहीं गुजरते मतलब खतरनाक जगह है, और जानवर गुजरते तो वो पत्तियाँ क्या है दब दुब जाती, समझ रहे हो ना? क्योंकि जानवर हमेशा उनका इंस्टिंक्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है, सिक्स सेंस, तो सेफ रास्ता ही पिक करते। और फिर ये बताते जो सैवेज घोस्ट है ना, उसका जो स्मेलिंग क्षमता है काफ़ी तगड़ा है, म्यूटेंट बीस्ट को दूर से ही सूंघ सकता है वो। तो बस समझो तुम जैसे जैसे देखोगे हमको सीखते जाओगे। और जब सैवेज घोस्ट का नाम लेते हो सैवेज घोस्ट भी जोकिंग की तरफ देखता है, एक लुक देता है। और फिर ये बताते ये जो दलदली हल्की ज़मीन तुम्हें दिख रही है ना, यहाँ पर हमने बहुत साल पहले ऑब्जर्व किया था, कुछ छिपकलियाँ रहती हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमसे बाकी क्रिएचर जो है प्राणी वो दूर रहेंगे। नॉर्थ में यहाँ से एक पॉइजनस ड्रैगन पॉन्ड है, ऐसे बहुत सारे बंजारों ने एक्सप्लोर किया, लेकिन हम आज फिलहाल उधर नहीं जा रहे, हम सीधा जाएंगे। क्रूसीफिक्स भी पहले तो नहीं चाहता था जोकिंग आए, लेकिन अब फिलहाल वो एडवाइस दे रहा। और वो बताते हैं देखो ये जो म्यूटेशंस होते हैं ना, इनसे बच के रहना। फॉरबिडन रीजन में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, और अगर तुम्हारा जो बॉडी क्षमता है सहने का म्यूटेशन का उससे ज़्यादा हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जोकिंग के लिए ये सलाह तो काम का था नहीं, क्योंकि उसको पहले से सब पता है। एटलीस्ट यहाँ पे जो था वो म्यूटेगन की और ना कम थी, जहाँ पर ये था पहले वहाँ ज़्यादा था। क्योंकि ऐसे एरिया में अगर आप सांस भी लेते हो ना तो बॉडी में आप समझ लो म्यूटेगन मतलब एक जहरीली ऑरा बोल लो, जो कि आपकी बॉडी में जाते रहती। फिलहाल ये एक वाइट बुलस फिर से खा लेता है। सभी लोग खुद को कीचड़ में सने हुए थे, सान लेते और आगे बढ़ते जाते। फिर आगे का रास्ता थोड़ा कटे। जोकिंग सभी के वेपन्स को देख रहा था, समझ रहा था। जैसे सैवेज घोस्ट के पास उसका शील्ड था और वो वुल्फ टूथ था, सर्जेंट के पास उनका गॉन्टलेट था, क्रूसीफिक्स के पास धनुष बाण, जो रैप्टर थी उनके पास सॉटूथ डैगर था। जोकिंग के पास एक क्षमता थी, मतलब क्योंकि वो लोगों का पीछा करता था, ऑब्जर्व करता था ना, तो बहुत कम आवाज़ को भी ना ध्यान से सुन के समझ जाता था, मतलब सुन लेता था, दूर तक इसकी सुनने की क्षमता हो गई थी। वेपन्स के बारे में भी इसकी समझ धीरे धीरे बढ़ रही थी, मैजिकल ट्रेजर्स से लेके हर चीज़, जैसे मैजिकल ट्रेजर्स, फिर टालिस्मैन ट्रेजर्स, फिर प्राइज ट्रेजर्स आते। कुछ चीज़ें इसको सर्जेंट ने भी बताई थी। टालिस्मैन ट्रेजर काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन मैजिकल ट्रेजर से फिर भी ईजी हैं। प्राइज ट्रेजर सबसे कॉमन होते हैं, इवन नॉर्मल लोगों के पास भी वो चीज़ें होती हैं। समय निकलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी बीच में म्यूटेंट बीस्ट मिलते हैं, जिसे सैवेज घोस्ट इजीली खत्म कर देते थे। कुछ को तो जो तगड़े थे उन्हें क्रूसीफिक्स अपने धनुष से उड़ा देते हैं। और ये जो ग्रेसफुल रैप्टर थी अपने मैजिकल टेक्निक से बहुत सारे बीस्ट वगैरह को फ्रीज कर देती थी। जोकिंग भी पीछे से एक बार वो एक वाइपर आता है तो उसको निपटा देता है। और क्रूसीफिक्स नोटिस करता है कि जोकिंग ना कोई अमेच्योर डिसीजन नहीं ले रहा है, बहुत समझदार बनता है। और जोकिंग को बहुत सारी चीजें वो बताने भी लगता है कि देखो फॉरबिडन रीजन डेंजरस होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो हमारे लिए बस 3 ही चीजें जो ज्यादा खतरे की है। और इसे याद रखना कि जितनी गहराइयों में जाओगे फॉरबिडन रीजन के, म्यूटेंट बीस्ट तुम्हें मिलेंगे, ऐसे म्यूटेंट बीस्ट जिसको कि तुमने पहले कभी देखा नहीं होगा। अब अगर जिस बीस्ट को तुम जानते हो, जिससे बैटल की, उसको तो हरा सकते हैं। कुछ नया बीस्ट आया तो तुम्हारे लिए भी नई चीज होगी, हमारे लिए भी, मतलब उस समय हमें फोकस रहना पड़ता है। दूसरा गाना, और जब ये गाने का नाम लेते हैं ना सिंगिंग का, तो इनके चेहरे पर भी एक डर आता है। और ये बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फॉरबिडन रीजन के डेप्थ एरिया में ना कभी कभी संगीत की आवाज आती है, और ऐसा जब होता है तो तुम पक्का समझ लो कि तुम मरने वाले हो। आज तक मैंने सुना नहीं तो मुझे भी नहीं पता, बस हमारे स्क्वाड में एक ही बंदे ने सुना है वो संगीत की आवाज, वो है सर्जेंट थंडर। जोकिंग देखता है सर्जेंट थंडर की तरफ, लेकिन ये कुछ कहते नहीं, इमोशन के साथ जंगल की तरफ देख रहे थे सर्जेंट थंडर।
ग्रेसफुल रैप्टर स्माइल करती है जोकिंग की तरफ देखकर और कहती है तीसरी जो खतरनाक चीज़ है उसके बारे में मैं बताती हूँ, जो सबसे कॉमन भी है। में धुंध वगैरह दिखता है ना, उससे माइंड कंफ्यूज होने लगता है, रास्ता भटक सकते हैं। जनरली अगर तुम उसके अंदर पहुंच गए तो तुम्हारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी में वो जो म्यूटेगन की ऑरा है वो बढ़ती जाती है और तुम फिर मरी जाओगे, तुम्हें पता ही है। फॉग ऑफ कंफ्यूजन से कैसे डील करना है उसके बारे में बताती है कि फायर से उसको हम हटा सकते, या तो अगर तुम्हारे पास साइकिक पावर है तो वो भी तुम यूज कर सकते, या कल्टीवेशन में अच्छे हो तो कर सकते हो। फायर से हम उसको दूर तो कर सकते हैं लेकिन रूट को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत ही फायर से क्या करोगे, आसपास का हल्का बहुत ही फॉग हटा सकते हो, और फायर कब तक चलेगा। साइकिक पावर्स के मामले में हमारे बेस में कैंप में भी बहुत कम ही लोग हैं। इस दौरान सैविस्ट घोस्ट जो थे वो बोलते चौथा भी एक खतरा, वो है बाकी बंजारे, अगर अचानक से हमारे पर अटैक कर। जैसे ग्रेसफुल रैप्टर कुछ तो कहने वाली थी, सर्जेंट थंडर इस दौरान कहते शांत रहो। क्रूसीफिक्स तुरंत अपने धनुष बाण को निकाल लेते। सैवेज अपने मसल फैलाने लगता है, उसको पता तो कोई आ चुका है, और ज़ोकिंग भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा एकदम ध्यान से सुनने लगता। डार्क जंगल से ना कुछ लाइट दिखती है, इनको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे भेड़िए इनकी तरफ बढ़ रहे थे, और ये थे ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स, और अच्छे खासे थे, जो नॉर्मली एकदम डीपर एरिया में होते, खतर मतलब अंदर वाले एरिया में फॉरबिडन रीजन के, लेकिन इतने बाहर कैसे मिल गए थे ये देख करके क्रूसीफिक्स वगैरह हैरान थे। और यहाँ पर आप फिर अगर बैटल करते हो, स्पिरिचुअल पावर आपकी बॉडी का कम जाएगा, फिर यहाँ ऑरा कैसे एब्जॉर्ब करोगे भी तो म्यूटेगन भी बॉडी में जाएगी। सर्जेंट थंडर इस दौरान कहते सभी लोग पीछे हटो, मैं इन्हें होल्ड करता हूं। और जब ये अपनी ऑरा रिलीज करते हैं ना, तो इनकी ऑरा जो थी ना क्रूसीफिक्स से भी डबल थी। भेड़िए थे, सर्जेंट थंडर की तरफ देखने लगते और रुक जाते हैं। स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।